नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे लुसेंट समान ज्ञान के बारे में। लुसेंट समान ज्ञान से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक है, सारे विषयों का जो है अलग-अलग इसमें सब्जेक्ट दिया गया है, जिसमें तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हमारा इकोनॉमिक्स, पर्यावरण पारिस्थितिकी, साइंस का सारे टॉपिक का जो है लाइन बाय लाइन जो है अध्ययन करेंगे और जो जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और जब प्रीवियस में पूछा गया है, उन क्वेश्चन को भी डिस्कशन साथ-साथ करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा इतिहास। इतिहास का पहला टॉपिक है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि भारत के इतिहास क्या-क्या रहा है। उत्तर में हिमालय से लेकर के उत्तर में कहाँ से स्टार्ट होता है? उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में समुद्र तक। दक्षिण में समुद्र कहाँ तक है? तो हिंद महासागर। हमारा दक्षिण में जो समुद्र है, उस समुद्र का नाम क्या है? हिंद महासागर तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में कहाँ तक है हमारा? तो दक्षिण में समुद्र हिंद महासागर तक फैला हुआ जो क्षेत्र है, इसको हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया। जो हमारे देश में वास करने वाले लोग हैं, उनको भारतीय अर्थात भरत का संतान कहा गया। भरत क्या था? एक प्राचीन कबीला था। भरत क्या था? एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भरत क्या था? तो एक प्राचीन कबीला था, जो कि हमारा कहाँ से था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह था, उसी को हम लोग भरत कहते थे। इसका जो उल्लेख है, मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है भरत कबीले का जो उल्लेख है किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। पहले तो क्या था? एक कबीला था और बाद में इसका प्रयोग क्या होने लगा? एक देश के लिए होने लगा। उसी के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। तो हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो प्राचीन काल में एक भरत कबीला था, वहाँ से जो है उस कबीले के नाम से जो नाम जो पूरा फेमस हो गया, उसके कारण हमारे पूरा देश को ही संबोधित किया जाने लगा भारत के नाम से। और भी साक्ष्य हमारा, ये तो हमारा पहला हुआ कि इसको भारत कैसे लोग जानने लगा। अगला हमारा है प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय थे अपने देश को क्या कहते थे? जम्बू द्वीप। जम्बू होता है जामुन का वृक्ष। जामुन के वृक्ष को, हमारे यहाँ जामुन का वृक्ष बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। और प्राचीन ईरानी जो है, इसे क्या कहते थे? सिंधु नदी। हमारे यहाँ प्राचीन में सिंधु नदी सबसे फेमस नदी थी, तो इसे ईरानी लोग जो है सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। इसी नाम को जो फिर से पूरे पश्चिम क्षेत्र में जो है, पश्चिमी क्षेत्र जो प्राचीन ईरानी लोग था, तो पश्चिमी क्षेत्र में ये नाम फैल गया, हिंदू नाम फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। और नदी के नाम से जाना जाने लगा के कारण क्या हुआ? हमारे देश को लोग जो है हिंदू कहने लगा, हिंदुस्तान कहने लगा। यूनानी लोग इसे क्या कहते थे? इंदे कहते थे और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि यूनानी लोग जो है हमारे देश को क्या कहते थे? इंदे, और अरब लोग इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हमारा जो मीडिएवल पीरियड आया तो उस समय हमारे देश को इसी कारण से क्या कहने जाने लगा? हिंदुस्तान कहने। यह शब्द क्या है? एक फारसी, हमारा जो हिंदू शब्द है क्या है? एक फारसी शब्द है। और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज जो है इसे क्या कहने जाने लगा? इंडिया कहने लगा। यूनानी लोग जो है हमारे देश को इंदे नाम से कहते थे, तो इंदे को जो है अंग्रेज लोग क्या कर रहे? इंदे को इंडिया बना दिया। और यूनानी लोग जो हिंद कहते थे, हिंद से क्या बन गया? हिंदुस्तान बन गया। और हिंदुस्तान पूछा जाए, हिंदुस्तान में जो हिंदू शब्द है किस शब्द से बना है? तो ये फारसी शब्द से बना हुआ है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला को विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला, ये प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो हमारे देश को दो भागों में बांटती है। यहाँ से हम लोग प्रश्न बनाते बनाते भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए बोले कि लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। बुक तो सभी के पास होगा। लुसेंट ऐसा है बुक है जो कोई जो स्टूडेंट जो कंपटीशन का तैयारी करता है, सभी स्टूडेंट के पास ये बुक रहता है। तो बुक रहने से नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा लाइन बाय लाइन जो है डिस्कशन करेंगे और आपको बेहतरीन डिस्कशन लगेगा। यहाँ आप लोग जरूर जुड़े। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारे देश को विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला है हमारे देश को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में जो है द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है। हमारे देश के उत्तरी भाग में कौन सा परिवार है? तो इंडो यूरोपीय परिवार है और दक्षिण भारत में कौन सा परिवार है? द्रविड़ परिवार है। और भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ, भारत का जो हमारी जनसंख्या है उसका निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से हुआ वह है इस प्रकार। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमारे ये बीपीएससी यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। पेलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड, ये 5 प्रकार की जो है जनजाति है जो हमारा ये प्रमुख नस्ल है, सॉरी जनजाति नहीं, प्रमुख जो नस्ल है, इसी नस्ल के माध्यम से जो है हमारे देश का नाम जो है, हमारे देश में जितना जनसंख्या भी है ये इसी जनसंख्या का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पेलियो, मेडिटेरेनियन और काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड जाति के ही हमारे यहाँ भी लोग हैं। अब जो है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए एक साथ सबको पढ़ना तो
थोड़ा सुविधाजनक नहीं लगता था, तो इतिहासकारों ने सोचा कि हम इतिहास को क्या करें, डिवाइड करें, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दें। तो इसने अध्ययन की सुविधा के लिए हमारे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा दे दिया हमारा आधुनिक भारत। इसको हम लोग एंशिएंट इंडिया कहते हैं, मिडिएवल इंडिया कहते हैं और मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो बीपीएससी टीआरई में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा प्रश्न मॉडर्न इंडिया से पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन में इंक्लूड है, जो कि जीएस पेपर में 8 नंबर, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और एंशिएंट मिडिएवल से तो सभी, जो भी हमारा जो हिस्ट्री जिसका स्पेशल पेपर है, 6 to 8 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, तो सबको पूछा ही जाता है। वहाँ आपको इसी में हम लोग वर्ल्ड इतिहास में भी जाएंगे तो उसमें भी हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको प्राचीन मिलेगा, प्राचीन वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा, मिडिएवल मिलेगा और मॉडर्न मिलेगा वर्ल्ड में भी। तो वर्ल्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारे ये हुआ भारत का, ये हुआ प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और हमारा जो है प्राचीन वर्ल्ड भी, प्राचीन विश्व भी पूछा जाता है, मध्यकालीन विश्व भी पूछा जाता है और आधुनिक विश्व का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में। सभी लगभग एग्जाम में हमारे बीपीएससी टीआरई में तो बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिला है, क्योंकि हमारा जो 6 से लेकर 12 तक का सिलेबस है उसमें सारा इंक्लूड है, वर्ल्ड सहित इंक्लूड है, इसलिए वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो उसका भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरस को। सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मन का एक इतिहासकार था, उसका नाम था क्रिस्टोफ सेलेरस, और इसका टाइम पीरियड है 1638 से 1707, 1638 से 1707 ईस्वी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन भारत। हम इतिहास, भारतीय इतिहास के बारे में जाने कि हमारे भारत को लोग कैसे, भारत के किन किन नामों से जानते हैं, हमारे भारत का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन किए। अब डिस्कस करेंगे हमारे प्राचीन भारत में जो है इसका क्या स्रोत है, कैसे हम लोग प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं, क्या क्या था हमारे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी कितने स्रोतों से मिलती है? तो मुख्य रूप से 4 स्रोतों से ये मुख्य स्रोत है। इसके जो सिवा भी हमारे साथ बहुत ऐसा स्रोत है मिलता है, अगर और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ भी अन्य स्रोत मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से हमारा क्या है? 4 ही स्रोत है। अगर ऐसा ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया कि कितने स्रोतों से, तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपको धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य से। मुख्य रूप से इस 4 चीज से जो है हम लोग जो है जानकारी, हमारे प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी है। भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? वेद है। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका है, बीपीएससी टीआरई 3 में, कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य एवं अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। इन 4 वेदों को जो मिलाकर मिलता है उसको क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। वेद कितने हैं? 4 है हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन 4 वेदों को क्या कहते हैं? हम संहिता कहते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहता है। ऋचाओं के जो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह, उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 28 क्या है? सूक्त है। इसमें जो है वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्त भी शामिल किया गया है 10 28 सूक्त में, एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, यहाँ से हम लोग आर्य की राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानते हैं, उसके इतिहास के बारे में जानते हैं और ईश्वर की महिमा के बारे में यहाँ से जानते हैं ऋग्वेद से। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में जो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया। यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। और ऋग्वेद के सोम देवता सोम का वर्णन किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में। ये भी प्रश्न पूछा गया। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। हमारा जो ऋग्वेद है इसके 8वें मंडल जो है उसके जो हाथ से लिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ जो ऋचा है उसको क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। सबसे बड़ा मंडल पूछा जाएगा ऋग्वेद का तो कौन सा हो जाएगा? 10वां मंडल। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र और नासदिया के बारे में जिक्र किया गया है। नासदिया के बाद है हमारा सूक्त। सूक्त ब्राह्मण के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है ऋग्वेद में।
चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत भी ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। चातुर्वर्ण हमारे समाज को जो 4 वर्णों में विभक्त किया गया था, उन चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का स्रोत भी कहाँ से लिया जाता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल से, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा के क्रम के अनुसार जो है इसमें ब्रह्मा को माना जाता है मुख से पैदा हुआ है, और क्षत्रिय को भुजाओं से, और वैश्य को जंघाओं से, और शूद्र को चरणों से उत्पन्न माना गया है इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के अनुसार। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसाय, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकार में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र क्या करता है? 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, उसका जाति का स्थिति कैसा था, उसका व्यवसाय क्या था, उसका दायित्व क्या था, उसका कर्तव्य क्या था, उसका विशेषाधिकार क्या था, इन चारों के बारे में बताता, विभेद करता है ये 4 प्रमुख जातियों के बारे में। जो हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र है, उसके अनुसार धर्मसूत्र जो है इसकी स्थिति के बारे में बताता है, किसका क्या स्थिति था, उसका क्या क्या व्यवसाय है, उसका क्या दायित्व है, उसका क्या कर्तव्य है, उसका क्या विशेषाधिकार है, उसके बारे में स्पष्ट विभेद करता था यह 10वां मंडल। हमारा नेक्स्ट है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य। अधन्य ये भी प्रश्न पूछा गया, जिसका वध नहीं किया। अधन्य क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जा सकता। अगर शब्द किससे संबंधित है तो अधन्य शब्द जो है गाय से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा गया। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। अगर स्टेटमेंट वाला प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख है, निम्न में से कौन सत्य है, चुने। तो अगर आपको जानकारी है कि इसमें ब्रह्मा का उल्लेख तो है लेकिन आत्मा का उल्लेख इसमें नहीं है, तो यहाँ से प्रश्न हम छांट सकते हैं। अगला है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ईसा पूर्व एवं ईस्वी में जो है बहुत सस्पेंस रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जिसे हम लोग जूलियन कैलेंडर भी कहते हैं, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष यानी उसके जो कल्पित वर्ष जन्म वर्ष है उस पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट कहा जाता है। और ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती क्या होता है? उल्टी दिशा में होता है। तो जिसको अगर इसमें कंसेप्ट नहीं पता रहता उसको कन्फ्यूजन होता है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में और उसकी मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में, इसमें उल्टी गिनती हो रहा है। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और 483 वर्ष पूर्व क्या हुआ था? उसका मृत्यु हुआ था। और ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ, जैसे सन कहलाए, जब उसके जन्म तिथि से जो आरंभ हुआ उसको क्या कहें हम लोग? सन कहे। इसके संक्षेप में ईस्वी के रूप में लिखा जाता है, या इसे लेटिन भाषा में हम लोग क्या लिखते हैं? एडी के रूप में प्रयोग करते हैं। एडी किस भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। हम लोग एडी को क्या कहते हैं? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। ये हमारा हुआ ईस्वी पूर्व और ईस्वी के बारे में यहाँ से हमको महत्वपूर्ण। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। किसके द्वारा? इसको शॉर्ट में कहते हैं वीए स्मिथ। बीपीएससी टीआरई 3 में वीए स्मिथ से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछा गया था। और सबसे पहले प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने तैयार किया था? तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने ही तैयार किया था। और इसके पुस्तक का नाम क्या था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आगमन वर्णित है। इसका जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक है इसमें लगभग 1/3 भाग में जो है केवल सिकंदर के आगमन का वर्णन है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन का एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। वामन का जो अवतार हुआ था भगवान विष्णु के वामन अवतार, उसके 3 पगों का आख्यान किस में है? प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। तो हम लोग जानते हैं वामन अवतार क्या है। वामन अवतार भगवान श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। वामन अवतार कौन था? जो भगवान श्री हरि है, भगवान विष्णु है, उसके जो है अवतार को वामन अवतार भगवान का पहला अवतार माना जाता है जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। और भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वरलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना? 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की जो है रचना की गई। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेदिक के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें अगर ऋग्वेद का सबसे प्रथम स्थान आता है, उसके बाद द्वितीय स्थान किसका आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का आता है।
नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। सस्वर पाठ के मंत्रों एवं बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को जो है अधर्व्यु कहते हैं। सस्वर पूरा स्वर के साथ जो है पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके जो पाठ करता है, इसके जो पाठ करते हैं उस पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ का नियम, यज्ञ कैसे किया जाएगा उसके सारे नियम विधि विधान का जो है संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद, ये प्रश्न पूछा गया है, कौन वेद है जिसमें गद एवं पद दोनों है? तो ये हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट हमारा है सामवेद। सामवेद, साम का आर्थिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाति कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है और इसमें 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए गाए गए हैं। जो कहाँ से लिए गए? ये हमारा ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक, ये भी प्रश्न पूछा है, कौन ऐसा वेद है जिसको संगीत का जनक कहा जाता है? ये हो जाएगा सामवेद। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। क्वेश्चन पूछा कौन ऐसा वेद है जिसमें कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? ये हो जाएगा यजुर्वेद और सामवेद में। यजुर्वेद और सामवेद में जो है कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जिक्र नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारा यह अर्थवेद। अर्थवेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में 731 मंत्र और 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में, औषधि जो है उसका उल्लेख कहाँ मिला? सबसे पहले अर्थवेद से मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विचरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद के प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण इसमें मिलता है। कुछ जो है मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कौन ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना के बारे में बताया गया था? ये अर्थवेद है। अर्थवेद में परीक्षित के कौरवों का राजा कहा गया। अर्थवेद में परीक्षित क्या कहा गया? कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। कुरु देश की समृद्धि का क्या होता है? एक अच्छा चित्रण किसमें मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। इसमें जो है सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा, क्वेश्चन पूछा जाएगा साकल शाखा किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण, ये भी प्रश्न पूछा गया यहाँ से, ये बीपीएससी प्रीलिम से पूछा। यजुर्वेद को कितने? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यनंदिन एवं कांडव शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसने संहिता की शाखाएं हैं और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी हुई शाखाएं हैं काटक, कनिष्ठल और मैत्रायनी और तैत्तिरीय, कोथुन, रामायणीय और जेमिनीय या तलबकार सामवेद की शाखाएं हैं। और अर्थवेद की शाखाएं शोनक और पेम्पलाद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद कौन है? अर्थवेद। ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया विभिन्न एग्जामों में कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन है? तो ऋग्वेद है। और सबसे बाद का वेद कौन है? अर्थवेद है। गद एवं पद का वेद कौन है? तो यजुर्वेद है। और किस वेद से जो संगीत के बारे में जानकारी मिलता है? तो सामवेद से। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न विभिन्न एग्जामों में, जो भी हमारे जितने भी एग्जाम है, आप लोग भी अगर क्वेश्चन सेट बनाते हो तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से रहता है। लगभग एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम लोग आगे जानेंगे ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के बारे में। यहाँ से प्रश्न आता है। इसमें संहिता के बाद ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता के बाद किसका स्थान आता है? ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन, इनसे जो है उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किस में लिखा गया? तो गद में लिखा गया। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे जो है इस सारणी में हम लोग बता रहे हैं, अभी डिस्कशन कर लेंगे। जिसको इस सारणी में दिया गया है। तो ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है? ऐत्रेय एवं कौस्तिकी। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तैत्तिरीय व शतपथ। और सामवेद का कौन है? तो पंचवीस। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो गोपथ है।
इन ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जो हमारा ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ब्राह्मण ग्रंथ से हमें जो है कहाँ जानकारी मिलता है, किस इतिहास के बारे में, तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना जो है उस सारे घटनाओं की जानकारी हमको इस ब्राह्मण वेद से ऐत्रेय, कौशिकी, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविंश और गोपद से मिलता है। तैत्तिरीय में राजाभिषेक के नियम, तैत्तिरीय में क्या हमको मिलता है, राजाभिषेक कैसे किया जाता था उस प्राचीन काल में, और कुछ राजाओं के नाम भी दिया गया है। जैसे शतपथ में गांधार, शतपथ से में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में क्या मिलता है हमें, जो हमारा यज्ञ से जुड़ा कर्मकांड है उसकी दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति उसमें दिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितना है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री का जो सबसे गिरा हुआ स्थिति किसमें बताया गया, मैत्रेयी संहिता में बताया गया है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का जो है तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में जब स्त्री को क्या कहा गया है, तो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति किस चारों आश्रम जो है, सभी आश्रम का जो है उल्लेख किसे मिलता है, तो जवालोपनिषद में। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। किस समय का मानक ग्रंथ है, शुंग काल का। उसमें शुंग जो था उसके काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति समय कहाँ की जानकारी मिलता है, तो गुप्त युग के जो है विषय में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा वेदांग और सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। यह है शिक्षा, ये भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी तैयारी में। शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र के लिए शिक्षा का, कल्प, कर्म कांडीय विधि के लिए कल्प का, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति के शास्त्र के लिए निरुक्त का, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। स्रोत, गृह और धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया। सूत्रों में जो है सबसे प्राचीन कौन है, तो गौतम धर्मसूत्र को सबसे प्राचीन माना गया। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण कहाँ मिलता है, हमें पुराणों में मिलता है। इसके रचिता लोमहर्ष अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया। पुराणों के रचिता कौन थे, तो लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी पुराणों की संख्या कितने हैं, 18 है, जिनमें केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। 18 पुराण तो है, लेकिन 5 ही पुराण ऐसा है जिसमें राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी हमें मिलता है। कहाँ से, तो मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से, विष्णु पुराण से, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण से ही राजाओं की वंशावली के बारे में जानकारी मिलता है। ये 3 पुराण है, ये तीनों पूछा। तो विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो मौर्य वंश के बारे में। और मत्स्य पुराण में किसके बारे में जानकारी मिलता है, तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। और वायु पुराण से, वायु क्या होता है, गुप्त होता है, तो वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी हमें मिलता है, तो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब हमारा पुराणों में मत्स्य पुराण क्या है, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक। क्वेश्चन पूछा जाएगा पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है, तो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। अधिकतर पुराण किस में लिखा गया है, संस्कृत श्लोक में लिखा गया। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। इसमें जो है अग्नि पुराण में राजतंत्र का तो जिक्र किया गया है, साथ में कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई। उपनिषदों की रचना जो है क्या हुआ, पुराणों से पहले हुआ। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलता है इन साहित्यों के बारे में। बौद्ध जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है, तो जातक में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से ज्ञात होता है हमें, तो कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों
जैन ग्रंथ का जो ये भगवती सूत्र है, यहाँ से क्या मिलता है? महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है हमको किसमें? भगवती सूत्र में। और एक प्रश्न यहाँ से और भी पूछा था, भगवती सूत्र में जो है महाजनपद, जो हमारा 16 महाजनपद है, उसकी भी जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? भगवती सूत्र, जैन साहित्य में भगवती सूत्र से ही मिलता है। नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य को हम अन्य नाम कोटिल या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है और भी विभिन्न एग्जामों में ये प्रश्न कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। यह 15 अधिकरणों, ये जो है हमारा अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में है? ये प्रश्न ज़्यादा डेप्थ में, अगर ज़्यादा क्वेश्चन डेप्थ में पूछा जाएगा तो इसके अधिकरण पूछेगा, इसका प्रकरण पूछ सकता है। तो इसमें 15 अधिकरण है। विष्णु जो हमारा विष्णुगुप्त है उसका जो अर्थशास्त्र है उसमें 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों में विभाजित है ये। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अनुवादक कौन थे? शाम शास्त्री। अर्थशास्त्र के अनुवादक कौन थे? तो शाम शास्त्री थे। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास सबसे पहले किसने किया? कल्हण ने किया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, ये भी प्रश्न पूछा गया, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी यानी राजाओं की नदी, इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। राजतरंगिणी में कितना सर्ग है? 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई। इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में कहाँ के शासकों का वर्णन है? तो कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें सर्ग कितना है? तो 8 सर्ग है। और किस सदी के कश्मीर के राजा के बारे में जानकारी मिलता है इसमें? तो 12वीं सदी के कश्मीर के शासकों का जानकारी मिलता है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा में। चचनामा के लेखक अली अहमद में जो है इसमें सुरक्षित है, चचनामा में सुरक्षित है। इसका लेखक अली अहमद को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्यायी कौन है? संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो पाणिनि है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इससे मौर्य वंश के पहले के इतिहास, अष्टाध्यायी में हमें मौर्य वंश से पहले के इतिहास एवं मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस जो है पुस्तक में, किस साहित्य में हमें लिपि के शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है? तो यह हुआ अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में ही पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ। कात्यायन की गौड़गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की जो गौड़गी संहिता है, ये भी प्रश्न पूछा गया, गौड़गी संहिता किसने लिखा था? कात्यायन ने। ये क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत में होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गौड़गी संहिता में किसका आक्रमण का उल्लेख मिलता है? यमन के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्मित सूंग के पुरोहित थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्मित सूंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से सूंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि के द्वारा, ये भी प्रश्न पूछा, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? तो पतंजलि के द्वारा। और इस महाभाष्य से किस राजाओं के बारे में जिक्र मिलता है? तो पुष्मित सूंग वंश के राजाओं के बारे में जानकारी मिलता है हमको महाभाष्य से। अब हमारा मेन है, इसमें डिस्कशन करेंगे कि हमारा जो विदेशी यात्री है उससे भी हमको बहुत सारा जानकारी मिलता है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाला जो प्रमुख जानकारी है उसका डिस्कशन करेंगे। यूनानी रोमन लेखक में टेसियस था। टेसियस कौन था? यह ईरान का क्या था? राजवेद था। टेसियस ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय भी है, तो विश्वास करने लायक नहीं है। हेरोडोटस, इस इतिहास का ये प्रश्न तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इतिहास का पिता किसे कहा जाता था? हेरोडोटस को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस, यानी फारस इसको हम ईरान कहते हैं, इसे संबंध का वर्णन है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसका भी विवरण माना जाता है कि अफवाह है, सुना यह। अनुश्रुति मतलब क्या? किसी सुना हुआ, हम लोग कोई चीज किसी की बातों से सुन लेते, एक दूसरे को ऐसे फैलाते रहते, उसी को कहा था अनुश्रुति। अफवाह, कोई कुछ अफवाह उड़ गया, गलत सलत ही कोई बोल दिया, सोशल मीडिया पे चलने लगा, तो एक दूसरे को हम लोग शेयर कर देते, तो हर जगह अफवाह फैल जाता है। तो हेरोडोटस का भी इतिहास माना जाता है कि ये अफवाह और अनुश्रुतियों पे ही आधारित है। और ये कब के इतिहास के बारे में जानकारी हमें देता है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। किसके? तो भारत और फारस, यानी भारत और ईरान के संबंध के बारे में जानकारी देता है। और इससे जो है इतिहास का पिता, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला हमारा टॉपिक है मेन, सिकंदर से आने वाले लेखकों। सिकंदर के साथ जो आने वाले लेखक था, ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है एग्जामों में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में थे निर्याकस, आनेसिक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस। इसके विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय। इसका जो है सिकंदर के साथ जो आया था लेखक, इसका क्या है? हमारा बहुत ही प्रामाणिक और विश्वसनीय फैक्ट्स मिलता है हमें एंशिएंट इतिहास के बारे में। मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई पूछा गया कि मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस
डायमेकस या सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसी दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस का विवरण किससे संबंधित है? मौर्य युग से संबंधित है। अब डायमेकस के बाद डायनोसियस। डायमेकस की बात करना है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। डायमेकस और डायनोसियस में कंफ्यूजन देखिए, डाई डाई दोनों में लगा हुआ। तो डायमेकस हो जाएगा, ये सीरियन नरेश था एंटियोकस का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया था, अशोक के पिताजी के दरबार में। और डायनोसियस आया था यह मिस्र नरेश का टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। टॉलमी कौन थे? इसने जब भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था टॉलमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा है। ये भी प्रश्न पूछा गया, नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया? प्लिनी के द्वारा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। इसने जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा था उसमें भारत का जो पशु, भारत में पेड़ पौधा, खनिज पदार्थ कैसा था उसके बारे में सारा जानकारी हमको प्लिनी के नेचुरल हिस्ट्री से मिलता है। नेक्स्ट हमारा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। ये प्रश्न अज्ञात लेखक है। इस लेखक के करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर यात्रा पर आया था। इसने उस पुस्तक में भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया है, लेकिन इसका लेखक कौन है इसकी जानकारी अभी तक किसी भी बुक में नहीं मिला है। तो अगर ऐसा रिसर्च होगा, मिलेगा तो बुक में दिया ही जाएगा, लेकिन अभी तक इसकी कोई लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसके बारे में हमको जानना है, ये कब का लेखक है? 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और भारत में जितना भी बंदरगाह है, व्यापारिक वस्तु है, उसके बारे में इसमें जानकारी मिलता है। नेक्स्ट हमारा चीनी लेखक। चीनी लेखक से भी प्रश्न तैयारी 1, 2, 3 सब में पूछा गया है। फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान भारत में कितने वर्षों तक रहा? 14 वर्ष में रहा और भारत में जो है मध्य प्रदेश के समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया है और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया है। नेक्स्ट है हमारा संयुगन। संयुगन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। बौद्ध धर्म की को जानकारी करने के लिए इसने संयुगन आया था 518 ईस्वी में। ये 3 वर्ष तक भारत में रहा था। नेक्स्ट हमारा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है, यह है ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में, जिसको हम लोग एनसीईआरटी ह्वेन तसांग में कहते। क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा था कि ह्वेन तसांग किसके राजा के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग 629 में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। सबसे पहले कहाँ पहुंचा? ये कपिसा पहुंचा। अगर क्वेश्चन टीजीटी पीटी में अगर डेप्थ में जाएगा तो पूछेगा सबसे पहले कहाँ पहुंचा? कपिसा पहुंचा। और भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। ह्वेनसांग भारत में कितने दिन तक रहा? तो 15 वर्ष तक भारत में रहा। वह बिहार में नालंदा जिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध धर्म ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी, इसका पुस्तक का नाम था सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसका जो पुस्तक है ह्वेनसांग का सियुकी, इसमें कितने देशों का वर्णन मिलता है? तो 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म एवं राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार जो सिंध का राजा कौन था? शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। इसी के में जो जिक्र किया गया है कि जो है ह्वेनसांग की में जो बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ किसका विवरण किया है? तो सूर्य और शिव का ही भी वर्णन किया है। अगला, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? आचार्य शिलभद्र थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया कि जिस समय में ह्वेनसांग आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हमारा इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया इत्सिंग ने। अब है हमारा लेखक अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन आए थे भारत? अलबरूनी। अलबरूनी से भी प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। अलबरूनी या महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी खारिज या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, अभी खारिज में खीव को अभी वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो अलबरूनी वहीं का रहने वाला था। अरबों में लिखी हुई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ये बीपीएससी टीआरई 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी हिस्ट्री में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तहकीक हिंद को भारत की खोज, हिंदी में इसको भारत की खोज कहा जाता है। किताब उल हिंद बोलो या तहकीक हिंद एक ही है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापदंड विज्ञान आदि विषयों पर आधार है। पर 80 अध्याय में विभाजित है। ये जो है अलबरूनी का तहकीक हिंद कितने में है?
80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाजों, राजनीतिक आदि के बारे में सुंदर प्रकाश डाला है। बहुत ही बेहतरीन इसका पुस्तक है सीपी भारत की खोज यानी तहकीक हिंद या किताब हिंद। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा गया। इसका हम प्रीवियस ईयर का जो डिस्कशन कराया है उसमें आपको मिल जाएगा कि ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया। इब्न बतूता के बारे में भी पूछा गया बीपीएससी में। कब हमारा इब्न बतूता, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। इसका बहुत ही पुस्तक फेमस है रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। इब्न बतूता के बारे में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने लगेंगे तो और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि किसके दरबार में आया था। यह प्रश्न पूछा जाता है और इसके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया ये तो 2 क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। ये 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी, जिसे काजी को हम लोग न्यायाधीश कहते हैं, न्यायाधीश के रूप में इसको जो है रखा था इसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अन्य हमारा लेखक है, अन्य लेखक है तारानाथ। तारानाथ कहाँ का लेखक था, ये भी प्रश्न यहाँ से प्रश्न आता है। तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक पुस्तक की रचना की। तारानाथ कंग्यूर और तंग्यूर दोनों में ग्यूर ग्यूर लगा हुआ है, ग्यूर ग्यूर, तो समझ आइए तारानाथ के द्वारा लिखा। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो कौन था, ये 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पे आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो का इतिहास है किसके लिए उपयोगी है, पांड्य इतिहास के बारे में अगर जानकारी हमको लेना होगा तो मार्को पोलो के इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है हमारा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी। हमारा जो पुरातात्विक साक्ष्य उसे क्या क्या जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी तैयारी में। अलेक्जेंडर, रीड, एएच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थानों की खुदाई की। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेखों के को बोगाज गोई यानी एशिया माइनर से में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत यानी नासत जिसको अश्विनी कुमार के नाम से मिलता है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बोगाज गोई में किस देवी देवता का वर्णन है, तो मित्र का, वरुण का, इंद्र का, नासत्य का। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत हेलियोडोरस के वेश नगर यानी इसका वेश नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। मध्य भारत में जो है भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ। इसमें एक यमन का राजदूत था, उसका नाम था हेलियोडोरस। उसके अनुसार एक बेस नगर गरुड़ स्तंभ जो है लिखा गया। बेस नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लिखा गया। उसी में वर्णन मिलता है कि मध्यकाल में जो है भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म का संप्रदाय कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, कितना फैला हुआ था। नेक्स्ट है हमारा सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में। यहाँ से प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख किसमें मिलता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोड़ा अभिलेख है। सोहगोड़ा अभिलेख, इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है कि अगर हमारा कोई संकट आ गया तो उसमें खाद्यान्न को लोग सुरक्षित करके रखता था, उसकी भी जानकारी हमें इसे मिलता है सोहगोड़ा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी, हून आक्रमण जो हुआ था हमारे देश में, उसकी जानकारी कहाँ से मिलता है, तो भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला हमको, तो एरन अभिलेख से मिलता है। और इस एरन अभिलेख के समय कौन थे शासक, तो एरन अभिलेख के समय शासक कौन थे, तो भानुगुप्त। एरन अभिलेख के समय शासक कौन था, भानुगुप्त था। और सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों पर आधारित पर लिखा गया है। और रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी का जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, मंदसौर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीरी नवपाषाणी पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो वहाँ लोग गड्ढा करके उसमें अंदर में लोग रहता था। इनमें उतरने के सीढ़ियाँ भी होता था, गड्ढा के अंदर नीचे उतरता उसमें सीढ़ियाँ। यहाँ से मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलन था। और पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे हम लोग औजार, बर्तन, इमारत जैसी जितना भी हमारा अवशेष है सबके बारे में जानकारी मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरा स्थल कहते हैं। तो ये हमारा था प्राचीन इतिहास का ये बेसिक स्रोत, और हम लोग इसमें आगे डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का कहा था। इसी को साहित्य में कारसापन भी कहते हैं। आहत सिक्का को साहित्य में क्या कहता है, कारसापन भी कहता है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, तो यवन का शासक के द्वारा किया गया था। अब जितना भी हमारा महत्वपूर्ण अभिलेख है यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया है, इन सभी को डिस्कशन कर लेंगे। हमारा महत्वपूर्ण अभिलेख में सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे तिथि नहीं है, इसमें कोई तिथि अंकित नहीं कि कब का यह अभिलेख है। इसमें कलिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलता है। किसमें, हाथी गुम्फा अभिलेख में।
जूनागढ़ जिसे गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, इसमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख जिसे गौतमी श्री बलश्री के बारे में जानकारी मिलता है। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त, ये भी प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किसमें मिलता है? तो प्रयाग स्तंभलेख में। एहोल अभिलेख में, ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरबी में पूछा गया, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है एहोल अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोवर्मन का जानकारी मिलता है मंदसौर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख में हमें प्रतिहार नरेश भोज के बारे में जानकारी मिलता है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में हमें एक है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जिसमें रुद्रदामन के बारे में जानकारी मिलता है। एक है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, इसमें स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। देवपारा अभिलेख, देवपारा अभिलेख से हमें बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलता है। विजय सेन के बारे में जानकारी किसमें मिलता है? तो देवपारा अभिलेख में हमें मिलता है जानकारी। अगला है अभिलेखों के अध्ययन, यह भी प्रश्न पूछा गया। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को जो एक सिक्का दिखाया है कि वो बीना बजा रहा है, तो उससे जानकारी मिलता है कि ये संगीत का क्या था? प्रेमी था। अगर कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है, इसका मतलब उससे उसको इंटरेस्ट है, उसके प्रेमी है। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु जो है पुदुचेरी के निकट, उससे रोमन सिक्का जो है प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, जिससे पहले स्वर्ण भूमि, वर्तमान इसे म्यांमार कहते हैं, उससे था। इसके बाद मलाया स्वर्णद्वीप, जिसे स्वर्णद्वीप कहते हैं। कंबोडिया, इसे कंबोज कहता है। और जावा, इसे यव द्वीप से स्थापित हुआ। सबसे पहले भारत का संबंध कहाँ से स्थापित हुआ? तो बर्मा से, मलाया से, कंबोडिया से, जावा से। तो ये आज का प्रश्न कैसा लगा, लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।